वेलकम टू एडजॉय में आपका स्वागत है। मेरा नाम हुआ अंकित कुमार और मैं लेकर आया हूँ आज कक्षा 10 संस्कृत विषय पाठ 2 पाटलिपुत्र का वैभव। पाटलिपुत्र वैभवम। दोस्तों, मैं इस पाटलिपुत्र वैभवम से पाठ परिचय और इस पाठ का पूरा सारांश लेकर आया हूँ और अंत में इस लेसन से क्वेश्चन आंसर भी है, जिस क्वेश्चन आंसर को आप पूरा देखिएगा क्योंकि यह क्वेश्चन आंसर आपके लिए बहुत ही एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहूँगा कि वीडियो देखने के बाद यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने में और मैं इससे भी अच्छा वीडियो आपके लिए बनाकर प्रस्तुत करूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कक्षा 10 की है, विषय संस्कृत है, पाठ 2 है पाटलिपुत्र का वैभव। पाटलिपुत्र का वैभव। पाठ परिचय है। बिहार राज्य की राजधानी पटना अनादिकाल से ही विद्या, धर्म और राजनीति, उद्योग आदि के क्षेत्र में आगे रहा है। महान शासक अशोक, महान अर्थशास्त्री एवं नीति के ज्ञाता चाणक्य इसी भूमि की देन है। मेगास्थनीज, ह्वेनसांग, फाहियान तथा एत्सिंग आदि विद्वानों ने इसकी विशेषताओं की भूरी भूरी प्रशंसा की है। पतित पावनी गंगा के किनारे बसा यह नगर अपने वैभव के लिए इतिहास प्रसिद्ध है। यह कहना गलत नहीं होगा कि पाटलिपुत्र अपनी गौरवमयी श्री संपदा से विदेशियों को आकृष्ट करता रहा है। प्राचीन भारतीय नगरों में अन्यतम पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा एक महानगर हुआ। इस संबंध में दामोदर नामक कवि अपने कुटिनताख्य काव्य में कहते हैं, अस्ति महितलतिलकं सरस्वती कुलगृहं नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। अर्थात प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से कवि दामोदर गुप्त ने पाटलिपुत्र के विशेषताओं के विषय में कहा है कि पाटलिपुत्र के उत्तर में गंगा नदी प्रवाह करती है, बहती है। दोस्तों, यह जो नीला रंग है, यही नीला रंग गंगा नदी है। नीले रंग की लाइन गंगा नदी है। यहाँ गंगा लिखा भी हुआ है और यह पटना है, यही पाटलिपुत्र है। और इसी पाटलिपुत्र के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। यह उत्तर दिशा है, नॉर्थ। यह साउथ है, दक्षिण। यह वेस्ट है, पश्चिम। और यह ईस्ट है, पूरब। कहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में इसका अन्यतम स्थान रहा है। आर्यभट्ट जैसे खगोल शास्त्री तथा चाणक्य जैसे विश्व प्रसिद्ध अर्थशास्त्री इसी धरती की उपज है। तो अशोक जैसे महान शासक, जिन्होंने अपनी वीरता तथा अहिंसा के सिद्धांत से विश्व को इस धरती की महानता को जानने के लिए आकृष्ट किया। इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली नामक ग्राम अवस्थित था। दोस्तों, यही पाटली नामक ग्राम है जो गंगा नदी के किनारे
अवस्थित था, जहाँ भगवान बुद्ध कई बार आए थे। उनके द्वारा कहा गया था कि यही गांव महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, अग्निदाह तथा बाढ़ के भय से घिरा होगा। बाद में ही पाटलिग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। इस नगर की संपन्नता प्रियदर्शी अशोक के समय और अधिक थी। दीर्घकाल तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा कायम रही। ऐसा राजशेखर नामक कवि ने अपनी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में आदरपूर्वक वर्णन करता है। अत्रो पर्व वर्षा विह पाणिनि पिंगल विह व्याडी वर रुचि पतंजलि यह परीक्षिता ख्याति मुप जगमुह। अर्थात प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से पाटलिपुत्र नगर की विशेषता पर प्रकाश डाला गया है। यह नगर प्राचीन काल से शिक्षा का केंद्र रहा है। उपवर्षवर्षौ पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वर ऋषि एवं पतंजलि जैसे विद्वानों ने अपनी अन्यतम रचनाओं से विश्व में प्रसिद्धि पाई। इन्हीं विशेषताओं के कारण मेगास्थनीज, ह्वेन-सांग, फाहियान आदि लोगों ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। इसलिए गुप्त शासन काल उत्कर्ष का काल माना जाता है। कुछ प्राचीन ग्रंथों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुरुषपुर या कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि नगर के समीप फूलों का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र शब्द भी पाटल गुलाब के फूलों के नाम का आश्रय लेकर रखा गया था। पाटल माने होता है गुलाब का फूल। देखिए दोस्तों, यही एक गुलाब का फूल। ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। गुप्त शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को मिलता है। समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों एवं मुद्रा राक्षस नाटक में। मुगल शासनकाल में इस नगर का कुछ विकास हुआ तथा अंग्रेज शासनकाल में इस नगर का काफ़ी विकास हुआ। यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ और यह शब्द पटना पतन शब्द से बना है। नगर की रक्षा करने वाली पटना देवी आज भी पूजी जाती है, जो पटना में पटन देवी के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल और बिहार राज्य की राजधानी है। दिन अनुदिन इसका विकास होता जा रहा है। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इनके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु बना हुआ है। देखिए दोस्तों, यही है गांधी सेतु पुल जो गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। अगर हमें पटना जाना है तो इस गांधी सेतु को क्रॉस करके ही, पार करके ही पटना हम लोग जाते हैं। और रेलवे पुल का निर्माण भी हो रहा है। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, पटना का यह गोलघर है दोस्तों। इसकी स्थापना 20 जुलाई
1786 को हुई थी। 1786 को हुई थी, 20 जुलाई 1786। तारामंडल जैविक उद्यान मौर्यकालीन अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल है। गुरुद्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। पटना में गुरुद्वारा है, 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों से तीर्थयात्री दर्शन करने के लिए आते हैं। इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक अनेक क्षेत्रों में संपन्न और गौरवशाली रहा है। दोस्तों, सारांश समाप्त हुई। पाठ की जो सारांश थी वो समाप्त हो गई। अब इस पाठ से जो भी प्रश्न अभ्यास है उसको देख लेते हैं। प्रश्न अभ्यास प्रश्न नंबर 1 है, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर हिंदी भाषा में लिखे। क नंबर प्रश्न, कुटनिम ताक्ष काव्य के कवि कौन हैं? सारांश में देखे हैं, कहानी में देखे हैं कि दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुटनिम ताक्ष लिखा है, दामोदर गुप्त। प्रश्न नंबर ख है, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? दोस्तों, पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे अवस्थित है, इसलिए आंसर गंगा होगा। प्रश्न नंबर ग है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, अति उत्कृष्ट आसित। प्रश्न नंबर घ है, राजा अशोक के समय में इस नगर की वैभव कैसी थी? सुंदर और समृद्ध थी, सुत्राम और समृद्धाम अस्ति, इसलिए ऑप्शन सुंदर और समृद्ध राइट होगा। प्रश्न नंबर अंग है, काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा है? काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ राजशेखर कवि लिखा है, राजशेखर ने लिखा है। दोस्तों, आज की वीडियो समाप्त हुई। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।